फिज़िक्स का चूँकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इस वजह से फिज़िकल जो लॉज कहाँ पे एप्लीकेबल हैं, किस किस डोमेन में हम इनको कब अप्लाई करते हैं, इस हवाले से थोड़ी सी हम यहाँ पे आज बातचीत करेंगे। पहली तो बात देखें कि फ़िज़िक्स के जो लॉज हैं ये इनकी एक एप्लीकेबिलिटी होती है, यानी कि इसको इस तरह समझ सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हम पढ़ते हैं, बचपन से हमने पढ़ते आया, हम इसे अगर अप्लाई करें तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जो फील्ड है, जहाँ तक न्यूटोनियन मैकेनिक्स एप्लीकेबल है, हम वहीं इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे थोड़ी सी इस एग्जांपल से आज समझ सकते हैं कि जब दो बड़े बड़े प्लैनेट्स अगर आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये दो प्लैनेट्स हैं, मान लें एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो इनके बीच का जो फोर्स है उसे हम कैलकुलेट करने में ग्रेविटेशन का न्यूटन्स लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल का जो लॉ है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं यूज कर सकते हैं। दरअसल आज के वीडियो का मेरा यही टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा कि फ़िज़िक्स में कई किस्म के लॉज होते हैं और कई किस्म के जो कैलकुलेशंस हैं उनका एक डोमेन है। मैं इसी टॉपिक पे आज आपको थोड़ी सी आइडिया देने की कोशिश करूँगा। पहली तो बात देखें कि सबसे पहले बहुत सारे जो पहले के स्कॉलर्स रहे, उन्होंने ये कोशिश किया कि कोई अल्टीमेट पार्टिकल हम खोज लें। अल्टीमेट पार्टिकल्स, बस इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर हम हमारे पास जो भी मैटर है, यानी कि मान लें यहाँ पे एक आयरन का छोटा सा टुकड़ा है, लोहे का, इस टुकड़े को हम डिवाइड करते जाएं, इसे तोड़ते जाएं, तो अल्टीमेटली छोटा से एक छोटा छोटा टुकड़ा होता जाएगा। और फिर इसे अगर हम डिवाइड करते जाएं तो फिर एट द एंड हमें कोई ऐसा एक स्टेज तो मिलेगा कि जिस स्टेज के बाद इसे और ज़्यादा तोड़ना या उसके और छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाना पॉसिबल नहीं होगा। पहले के जो स्कॉलर्स थे उनके दिमाग में बस यही चलता था कि ऐसा कोई ना कोई कंडीशन हमारे यहाँ ज़रूर आएगा। उस कंडीशंस में हमें जो भी पार्टिकल्स मिलने थे, उन पार्टिकल्स को एटम नाम दे दिया गया था। ये पहले का कॉन्सेप्ट था। तो अभी ये जो एटम्स हैं, एक ज़माना था जब एटम्स को इंडिविजिबल पार्टिकल्स माना जाता था, यानी इसे डिवाइड करके और छोटे पार्टिकल्स में हम नहीं तोड़ सकते। यही पहले का कॉन्सेप्ट था। फिर बाद में जो डिस्कवरी हुए बहुत सारे, उसमें ये पता चला कि ये एटम्स भी जो हैं वो इनमें एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो है कि एक क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करते रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट फिर बाद में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी और फिर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बाद आया। बाद में फिर और भी बहुत सारी डिस्कवरीज हुए जिससे ये पता चला कि ये जो फिर उस वक्त मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि ये एटम को जो पहले फंडामेंटल पार्टिकल माना जाता था, फिर इलेक्ट्रॉन्स और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके डिस्कवरी के बाद इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स माना जाने लगा, ये फंडामेंटल हैं। फिर डिस्कवरीज होते चला गया, उसके बाद हमें ये पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, ये भी अल्टीमेट फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि सैकड़ों ऐसे पार्टिकल्स और भी हैं, और एक किस्म का पार्टिकल दूसरे किस्म का पार्टिकल में कन्वर्ट होते ही रहता है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो अल्टीमेट पार्टिकल का खोज है, ये अल्टीमेट पार्टिकल्स का खोज कभी ख़त्म नहीं होने वाला। यानी बस इसे आप समझ लें कि एक स्ट्रक्चर वो था जो क्लासिकल बड़े बड़े बॉडीज़ का स्ट्रक्चर, फिर उसे और छोटे स्ट्रक्चर्स में जब हम उसको लेंगे तो वो एक स्ट्रक्चर होगा, और इस तरह करके हम जो सबसे यानी कि सब एटॉमिक में आएंगे तो उसका वो एक स्ट्रक्चर होगा। मेरा
फिर यहाँ पे देखें, हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि इस लेवल में, यानी जो बड़े बड़े पार्टी अब चूँकि ये प्लानट है तो इस प्लानट के अंदर में बहुत सारे, जाहिर सी बात है ये भी मास का बना होगा, इसमें कितने बहुत इलेक्ट्रॉन्स और ये प्रोटॉन्स इनका ही ये बना होगा। लेकिन जब हम इस लेवल पे लॉज का यूज़ करेंगे तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स का लॉ यूज़ करेंगे। फिर जब इस लेवल पे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स, मान लें कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल तो होता ही होगा। तो अभी इनके बीच में जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स का हम इनके बीच का जो फोर्स है उसको हम डिडक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स था, जो जिसका यूज़ करके हमने दो प्लैनेट्स के बीच में फोर्स को डिडक्ट किया, हम उसे यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। इस लेवल पे हमें फोर्सेस के बारे में समझने के लिए जिस मैकेनिक्स का या जिन फार्मूलाज का या जिन लॉज का यूज़ करना होगा वो एक टोटली डिफरेंट किस्म का मैकेनिक्स है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि क्लासिकल मैकेनिक्स इसका एक डोमेन होता है, एक फील्ड होता है, कहाँ तक इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है। और ये जो है ये मॉडर्न फिजिक्स है, इसकी यहाँ पे कुछ अलग किस्म के लॉज लगते हैं, इनकी एक अलग डोमेन, इनका एक अलग डोमेन है, इनकी एप्लीकेबिलिटी अपनी जगह पे है। इसे हम नेक्स्ट एक या दो वीडियो में और थोड़ा सा एलाबोरेट करके हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हम चार फंडामेंटल किस्म के जो फोर्सेस है उसे हम उनमें से एक या दो को समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरे यूनिवर्स में आज तक यानी जो जितने भी फोर्सेस जिनके ज़रिए एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है, उनको मेनली हम चार किस्म के फोर्सेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। पूरे यूनिवर्स, जो पूरा यूनिवर्स है फिजिक्स के अभी तक का समझ के मुताबिक, पूरा यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है वो इन चार किस्म के फोर्सेस के ज़रिए ही है। एक ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। हम इसे शॉर्ट में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं ये किन किस्म के फोर्सेस हैं। पहला तो देखें ग्रेविटेशनल, ये जो बड़े बड़े बॉडीज़ में, मान लें कि यहाँ पे एक प्लैनेट है और यहाँ पे सूरज है, सन है, तो इस प्लैनेट पे जो फोर्स ये सूरज की तरफ से लगेगा, इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स, या इस लेवल पे जो फोर्सेस होते हैं उन्हें हम ग्रेविटेशनल फोर्स या उनके लॉ के ज़रिए हम समझ सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे एक अगर चार्ज किया हुआ पार्टिकल हो, दूसरा भी यहाँ पे चार्ज किया हुआ पार्टिकल हो, और इनके बीच का अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी है इनके बीच के चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो फोर्स इनके बीच में लगेगा, या तो रिपल्सन का हो या अट्रैक्शन का हो, इस टाइप के फोर्सेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, दो मैग्नेट के पोल हैं, उनके बीच का जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का ही होगा। तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और चौथा वीक न्यूक्लियर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक हीलियम एटम के एग्जांपल से, हीलियम का जो न्यूक्लियस है, ये जो हीलियम पार्टिकल है, इसमें दो प्रोटॉन्स होते हैं, दो प्रोटॉन्स। ये दोनों प्रोटॉन्स तो पॉजिटिवली चार्ज हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन है। इसके बावजूद इस हीलियम आयन के न्यूक्लियस को ये ब्रेक नहीं कर पाता, यानी इलेक्ट्रोस्ट दो प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर में कई प्रोटॉन्स होते हैं, उन प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, वो काफ़ी नज़दीक होते हैं, तो उनके बीच में रिपल्सन भी ज़्यादा होना चाहिए। इसके बावजूद ये पार्टिकल जो है वो स्टेबल है, वो डिस्कनेक्ट होकर के, डिसइंटीग्रेट होकर टूट नहीं जाता। तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स तो है जो इन दो प्रोटॉन्स को आपस में जोड़े हुए है। इसी फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं।
यानी कि न्यूक्लियस के अंदर में आप ये समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कई प्रोटॉन्स आपस में बहुत ही कम स्पेस के अंदर एक जमा होते हैं। अभी इनका जमा होना ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इनमें सारे में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ हैं। तो चलें, दो प्रोटॉन्स के बीच में तो रिपल्सन हो सकता है, इसके बावजूद वो एक ही न्यूक्लियस में कंबाइंड होते हैं। तो इनका कंबाइंड रहना किसी न किसी फोर्स की तरफ हमें इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो न्यूक्लियस के अंदर के जो पार्टिकल्स है उनको जमा किए रखता है। तो ये जो फोर्सेस हैं इसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और इस वीक न्यूक्लियर फोर्स का एग्जांपल हम इसे समझ सकते हैं कि प्रोटॉन, कई बार ऐसा होता है कि एक प्रोटॉन जो है वो ब्रेक हो करके एक न्यूट्रॉन में और एक इलेक्ट्रॉन और फिर एक एंटी न्यूट्रिनो को एमिट करता है। यानी एक प्रोटॉन है वो ब्रेक होकर एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा और इस प्रोसेस में एक एंटी न्यूट्रिनो इमिट होगा। तो इस चेंज को लाने में जिस फोर्स का हाथ है, जिसकी वजह से ये चेंज आता है, वो फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। हम जब आगे फिजिक्स के और सारे चैप्टर पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम थोड़े से और डिप्थ में जाएंगे। फ़िलहाल हमें इतना ही समझना था कि ये जो पूरा का पूरा फिज़िक्स है वो करीब करीब जो हम इस लेवल पे पढ़ेंगे वो इन 4 किस्म के फोर्सेस के ऊपर ही डिपेंड होगा और इन्हीं के ऊपर हमारा कैलकुलेशंस और डिडक्शंस होगा।